हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है, सैम्पलिंग का मीनिंग एंड टाइप्स जो है मैं आपको दूसरे वीडियो में कराऊंगी, नहीं तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है। ठीक है, और इसका अर्थ मैं आपको इसमें बताऊंगी। सैम्पलिंग को समझने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप सैंपल क्या है इसको समझें। ठीक है, सैंपल जिसे हिंदी में निदर्शन कहते हैं, सैंपल सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है। ठीक है, सोशल रिसर्च एंड सर्वे का आधारशिला है क्या? सैंपल। ठीक है, सैंपल क्या है? सैंपल सोशल रिसर्च एंड सर्वे का आधारशिला है। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पहले अनुसंधानकर्ता को यानी रिसर्चर को यह तय करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करेगा यानी डेटा कलेक्ट करेगा, या उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित किए जा सकते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। पहला है संगणना विधि द्वारा यानी सेंसस मेथड, और दूसरा है निदर्शन विधि द्वारा। ठीक है, निदर्शन विधि यानी सैम्पलिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, संगणना विधि क्या है? सेंसस मेथड जो होता है इसमें अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर जो है समग्र यानी यूनिवर्स अर्थात संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई अथवा प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करता है। हमारे देश में प्रति 10 वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेंसस मेथड क्या है? संगणना विधि। सेंसस मेथड जो होता है उसमें रिसर्चर जो होता है वो पूरे क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र के प्रत्येक इकाई, प्रत्येक यूनिट या फिर प्रत्येक सदस्य से कांटेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे देश में प्रति 10 वर्ष यानी हर 10 साल में की जाने वाली जनगणना में इस विधि का इस्तेमाल होता है, सेंसस मेथड का। ठीक है, संगणना विधि का। सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन का दूसरा तरीका है कि समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया जाता है और उनके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे निदर्शन विधि यानी सैम्पलिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम ब्यावर महाविद्यालय के छात्रों के पंजाब समस्या पर विचार चाहते हैं तो संगणना विधि में हमें महाविद्यालय के सभी छात्रों से संपर्क स्थापित कर सूचनाएं संकलित करनी होगी। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना होगा, इंफॉर्मेशन लेना होगा। जबकि निदर्शन पद्धति में यानी सैम्पलिंग मेथड में कुछ छात्रों को प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनकर उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा। निदर्शन पद्धति जो है सैम्पलिंग मेथड, इसका उल्लेख करने से पहले यहाँ संगणना पद्धति यानी सेंसस मेथड पर संक्षेप में विचार कर लेना उपयुक्त रहेगा। संगणना पद्धति, सेंसस मेथड। संगणना पद्धति अध्ययन की वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र अथवा क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन कर सूचनाएं संकलित की जाती है। ठीक है, सेंसस मेथड जो है इसमें पूरे क्षेत्र का सभी इकाइयों का, क्षेत्र के सभी इकाइयों में हर यूनिट का स्टडी करके उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के प्रारंभिक वर्षों में संगणना पद्धति द्वारा ही अध्ययन किया जाता था। आज भी जिन विषयों के बारे में पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है वहाँ संगणना विधि यानी सेंसस मेथड का ही उपयोग किया जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग जनगणना में होता है, जिसमें प्रत्येक परिवार के पास जाकर संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती है। किंतु वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च जो है इसमें संगणना विधि का प्रयोग बहुत ही कम होता है। संगणना विधि की उपयोगिता एवं गुण, यूटिलिटी एंड मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। संगणना विधि का उपयोग ऐसे अनुसंधानों के लिए किया जाता है जिनका क्षेत्र सीमित हो, जिनमें विविध गुणों वाली इकाइयां हो, जब कोई इकाई का अध्ययन करना आवश्यक हो, जहां परिशुद्धता की अत्यधिक मात्रा अपेक्षित हो तथा जहां अनुसंधानकर्ता के साधन पर्याप्त हो। संगणना विधि के प्रमुख गुण इस प्रकार है। संगणना अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्य
एवं सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और परिशुद्ध होती है, क्योंकि इसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। संगणना विधि में प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। फलस्वरूप समस्या से संबंधित कोई भी पक्ष छूटता नहीं है। जब क्षेत्र की इकाइयों में अनेक विविधताएं एवं विभिन्नताएं हो, तब संगणना पद्धति यानी सेंसस मेथड ही अध्ययन की एकमात्र उपयुक्त विधि है। संगणना विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सेंसस मेथड। संगणना विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए ही इसका उपयोग सभी अनुसंधानों में यानी सभी प्रकार के रिसर्च में नहीं किया जाता और उसके स्थान पर निदर्शन पद्धति का उपयोग किया जाता है। वे सीमाएं इस प्रकार है। संगणना विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सेंसस मेथड। विशाल क्षेत्र। जब अनुसंधान का क्षेत्र, रिसर्च का स्कोप विशाल एवं विस्तृत हो, तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में संगणना के स्थान पर निदर्शन पद्धति यानी सैंपलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। खर्चीली विधि। संगणना पद्धति से अध्ययन करने में अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका प्रयोग अधिकांशतः सरकार द्वारा जनगणना आदि के लिए ही किया जाता है। अधिक समय की आवश्यकता। संगणना विधि जो होती है सेंसस मेथड, इसमें सभी इकाइयों से संपर्क करना आवश्यक होता है, जिसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। अतः कम समय में अध्ययन के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। व्यापक संगठन एवं श्रम की आवश्यकता। इस विधि यानी सेंसस मेथड में सेंसस मेथड जो है, इस विधि द्वारा सूचनाएं संकलित करने के लिए कई अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है। साथ ही एक व्यापक संगठन बनाना भी, ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी आवश्यक है। जब अनुसंधानकर्ताओं की कमी हो, तो इस विधि के स्थान पर निदर्शन विधि यानी सैंपलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान की प्रकृति एवं उद्देश्य। यदि किसी अनुसंधान में इकाइयों में बहुत अधिक सजातीयता हो तथा निदर्शन विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में बहुत अधिक अंतर न हो, तब भी संगणना विधि का उपयोग अनुपयुक्त प्रतीत होता है। निदर्शन पद्धति सैंपलिंग मेथड समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए प्रतिनिधि के रूप में यानी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनना निदर्शन यानी सैंपलिंग कहलाता है। ठीक है, सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग जो है एक पॉपुलेशन में से कुछ इकाइयों को, कुछ यूनिट्स को लेकर उस पर अध्ययन के लिए उसके प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनना सैंपलिंग कहलाता है। सैंपलिंग का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता रहा है। दैनिक जीवन में भी हम निदर्शन विधि यानी सैंपलिंग मेथड का प्रयोग खूब करते हैं। गृहिणियां चावल पके हैं या नहीं, यह जानने के लिए कुछ चावलों का परीक्षण करके देखती है। इसी प्रकार से बाजार से गेहूं, चावल एवं दाल आदि खरीदते समय बोरियों में से मुट्ठी भर दाने लेकर उनकी जांच करते हैं, अथवा आम आदमी खरीदते समय टोकरे में से एक दो आम चखकर सभी आमों के बारे में निर्णय लेते हैं। केवल एक बूंद रक्त की परीक्षण कर डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। व्यापारी लोग गुड़, शक्कर, मिर्च, धनिया, रुई, कपड़ा एवं हजारों चीजों की परख के लिए ढेर में से कुछ नमूना लेकर निष्कर्ष निकालते हैं और इस निष्कर्ष को सारे ढेर पर लागू करते हैं। इस प्रकार निदर्शन का प्रयोग दैनिक जीवन में आम आदमी द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। स्टीफन का मत है कि नियमित जनगणनाओं का आयोजन करने से पूर्व सदैव ही निदर्शन यानी सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता रहा है। सन 1900 से पूर्व सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च में निदर्शन यानी सैंपलिंग का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। बाउली ने लंदन में सर्वप्रथम घरों का अध्ययन करने के लिए दैव निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया था। आज तो अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में निदर्शन का प्रयोग एक आवश्यक चरण बन गया है।
निदर्शन की परिभाषा एवं अर्थ। विभिन्न विद्वानों ने निदर्शन यानी सैंपलिंग को इस प्रकार से परिभाषित किया है। गुडे तथा हार्ट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। पी.वी. यंग के अनुसार एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। बोगार्ड्स के शब्दों में निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है। सिम्पसन तथा काफ्का के अनुसार एक निदर्शन यानी सैंपलिंग समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। सिन-पाओ येंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक अंश है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निदर्शन यानी सैंपलिंग बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त, समग्र अथवा समूह पर लागू किया जाता है। निदर्शन के आधार, बेसिस ऑफ सैंपलिंग। यह प्रश्न उठता है कि निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाता है। इसके मूल आधार इस प्रकार है। समग्र की सजातीयता, होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स। ऊपरी तौर पर हमें व्यक्तियों एवं तथ्यों में बहुत अधिक असमानताएं दिखाई देती है। यहाँ तक कि कारखाने में बनने वाली दो वस्तुएं भी पूर्णतया समान नहीं होती और दो जुड़वा भाई भी समान नहीं होते। फिर भी यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें या देखें तो ज्ञात होगा कि ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली इस विविधता यानी असमानता में भी अंतर्निहित एकता अथवा समानता है। उदाहरण के लिए सभी मनुष्यों की शारीरिक बनावट में ऊपरी तौर पर अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है यानी दिखती है, फिर भी शारीरिक दृष्टि से उनमें कई समानताएं विद्यमान है। यही कारण है कि निदर्शन यानी सैंपलिंग को समग्र का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है। इस संदर्भ में लुंडबर्ग ने लिखा है, यदि तथ्यों में अत्यधिक एक रूपता पाई जाती है अर्थात संपूर्ण तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में अंतर बहुत कम है तो संपूर्ण में से कुछ या कोई इकाई समग्र का उचित प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है, ठीक है, करेगी, उचित प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रकार निदर्शन विधि जो सैंपलिंग मेथड है इस मान्यता पर आधारित है कि विविधताओं में भी समानताएं अंतर्निहित होती है जिन्हें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में खोजा जा सकता है। प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन। निदर्शन यानी सैंपलिंग इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं हो जो मूल समग्र में होती है। उचित परिशुद्धता, एडिक्वेट एक्यूरेसी। कोई भी निदर्शन यानी सैंपलिंग 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि निदर्शन यानी सैंपलिंग में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो ताकि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रण कर सके।